विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कोई आहार में विष घोल दे तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कोई विचार में विष घोल दे तो इसका इलाज संभव नहीं है। जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने विचार को परिपक्व बनाने से पहले ऐसे विचारों के सानिध्य में जाएं जिससे हमारा विचार बेहतर हो। हम दूसरों के बारे में बेहतर सोचें, हम अपने बारे में बेहतर सोचें, तभी हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर पाएंगे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम अपने कार्यक्रम की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सुविचार दिखाते हैं ताकि आप अपनी सुबह की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ कर सकें। जी हाँ, और आज का जो विचार है वो है हमारे मिसाइल मैन के कथन। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा है जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विनोद अनुपम जी। आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्म समीक्षक हैं, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। आपको बता दें कि पेशे से एक इंजीनियर होने के बावजूद इनकी जो फिल्मों की तरफ कह सकते हैं, फिल्मों की तरफ जो अट्रैक्शन था, जो फिल्मों से प्यार था, लेखनी से प्यार था, वो इनको इस दिशा में लेकर आया है। और क्या बखूब लिखते हैं, बेबाकी से लिखते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करके लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज एक ऐसे पुरोधा का जन्म हुआ है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दी विश्व स्तर पर। हम चाहेंगे कि आप उनके बारे में हमें कुछ और बताएं, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमने किताबों में ना पढ़ी हो, उनके बारे में हम नहीं जानते हो। देखिए, आपने जो चर्चा की शुरुआत की थी उसमें अकीरा कुरोसावा को कोट किया था जी। उनके निधन के बाद अकीरा जी ने यही कहते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त की थी कि उनके नहीं रहने से सिनेमा का आकाश में ऐसा ही है जैसा कि चांद और सूरज के बगैर। तो ये जो एक हम लोग आज की तारीख में जब याद करते हैं, सत्यजीत रे ने मूलतः बांग्ला में फिल्में बनाई, बंगाल के गाँव की फिल्में बनाई, बंगाल के गांव के जो सबसे नीचे वाले लोग थे, सबसे अंतिम पंक्ति के जो लोग थे, उन पर फिल्में बनाई और उसको लेकर के वो दुनिया में शीर्ष पर पहुँचे। जो हम ऑस्कर, जिसके लिए सारी दुनिया सारा फिल्म जगत जो है ऑस्कर के लिए परेशान रहता है, वो ऑस्कर, आपको आश्चर्य हुआ ये सुनकर, ये ऑस्कर देने के लिए उनके घर पर लोग आए जी। सत्यजीत रे साहब वहाँ नहीं जा सके थे समारोह में, तो उनको ऑस्कर प्रदान करने के लिए लोग कोलकाता आए, उनके घर पर जा कर के दिया। ये सत्यजीत रे साहब की शख्सियत थी और ये शख्सियत उन्होंने बनाई बंगाल की कहानियों पर। तो जो हम लोग ये बात करते हैं कि पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड स्टोरी का जो चयन करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सत्यजीत रे साहब ने इस पूरी परिकल्पना पर ही सवाल उठाया। हम यदि अपने गांव की बात करेंगे, जो लोकल से ग्लोबल जो मुहावरा है, अपने गांव की बात करेंगे, अपने गांव के इमोशन की बात करेंगे, तो वो पूरी दुनिया तक ध्वनित होगा। और जिस खूबसूरती से हम अपनी बात कर सकते हैं, अपने गाँव की बात कर सकते हैं, अपने लोगों की बात कर सकते हैं, जो बातों को हम समझते रहे हैं, उस बातों को जिस सौंदर्य बोध के साथ, जिस खूबसूरती के साथ हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो हम दूसरे की बात या कहीं से कहानियां उठा करके हम यदि कहना चाहें तो वो गहराई नहीं आएगी। तो ये सत्यजीत रे साहब का सबसे पहला जो मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने अपने गांव की कहानियों को पूरी दुनिया में पहुंचाया। ये साबित किया कि जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया में कहीं भी लोग रहते हो, चाहे अफ्रीका में रहते हो या बंगाल में रहते हो, उनके इमोशन जो हैं वो कहीं ना कहीं पर एक हैं। तो एक विश्व नागरिक की जो बात हम करते हैं, ये सत्यजीत राय साहब की फिल्मों को देखते हुए हम सहज ही महसूस कर सकते हैं। 2 मिनट में इसको बढ़ाना चाहूँगा कि आप पथेर पंचाली देखिए। उनकी एक टेक्स्ट बुक फिल्म है, जो भी फिल्म के विद्यार्थी हैं वो फिल्म लगभग 100 से अधिक बार सबों ने देखी होगी, देखनी भी चाहिए। अब वो फिल्म जितनी एक गांव के
सबसे निर्धन गरीब ब्राह्मण की कथा कहती है वो सीरीज है, 3 फिल्म बनी है उस पर। और उस कहानी को जितनी खूबसूरती से वो कहते हैं, जिस सौंदर्य बोध के साथ कहते हैं, कहीं पर भी आप वो जुड़ते हैं उस दुख के साथ, आप उस दुख से भागते नहीं हैं, आप उसके वो सत्यजीत रे साहब खलनायक नहीं बनाते हैं, वो परिस्थितियों को दिखाते हैं कि इस परिस्थितियों में लोग हैं, आपको इनके प्रति एक संवेदना रखनी चाहिए जी। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि सत्यजीत रे साहब की फिल्में सबों को दिखानी चाहिए, स्कूलों में दिखानी चाहिए, बच्चों को दिखानी चाहिए। आप उन फिल्मों को देखने के बाद थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा आप भले हो जाते हैं। तो ये जो खासियत है उनकी फिल्मों की, ये मुझे लगता है कि सत्यजीत रे साहब को एक लंबे समय तक हमारी ज़रूरत बने रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो कृतियाँ हैं, कृतियों के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, वो अभी भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थी। बिल्कुल। अगर हम सिनेमा की बात करें, पूरे सिनेमा जगत की बात करें, चाहे वो हम भारतीय सिनेमा की बात करें या हम बाकी अलग अलग देशों की जो सिनेमा है वहाँ की बात करें, कहा जाता था कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं। 3 चीज़ों को लेकर के सिनेमा जो पहले के निर्देशक होते थे या जो कहानियाँ लिखते थे, वो इन 3 बातों को बिल्कुल बहुत मजबूती से पकड़ कर आगे बढ़ते थे। पहला था कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, हम अपनी जो संस्कृति है उसको पकड़ करके चलें। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ न्यू पैटर्न, कि जो पुरानी संस्कृति में या ट्रेडिशंस में जो खामियां हैं उसमें हम एक नया पैटर्न डेवलप करें। साथ ही साथ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल, ये होता था। लेकिन अगर हम पहले की फिल्मों को देखें और अब की जो OTT प्लेटफॉर्म्स में जो एक बड़ा बदलाव आया है, इस पे आप एक समीक्षक के तौर पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत वाजिब सवाल है ये। हम दादा साहब फाल्के जिन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा की नींव डाली जी। उनके लिए चुनौती थी कि सिनेमा को स्वीकार्य बनाना था। सिनेमा एक नई कला विधा थी हिंदुस्तान के लिए और दर्शकों से जोड़ना था। उन्होंने उस तरह की कहानियां चुनी। उन्होंने लगभग 125 फिल्में बनाई और अधिकांश फिल्में या 125 में लगभग सारी की सारी फिल्में या तो धार्मिक कथानक पर थी या ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर थी। उन्हें पता था कि दर्शक सिनेमा देखने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन राम और कृष्ण को देखने के लिए जरूर जाएंगे। तो ये पृथ्वीराज को देखने के लिए जरूर जाएंगे। तो ये जो उनकी सिनेमा की समझ जो डेवलप की उन्होंने, सिनेमा की इस समझ के साथ हिंदुस्तान में सिनेमा आया कि हम किस तरीके से दर्शकों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में सिनेमा की कोशिश यही रही और लंबे समय तक मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद तक सिनेमा की कोशिश यही रही कि उसे दर्शकों के साथ कनेक्ट करना है। तो दर्शकों के बीच से उसने कहानियाँ उठाई, ऐसी कहानियाँ उठाई जिससे कि जो दर्शकों को प्रभावित कर सकती थी। सिनेमा चमत्कृत करने के लिए नहीं थी। मदर इंडिया जैसी फिल्में दर्शकों को चमत्कृत नहीं करती है, दर्शकों को से कनेक्ट करती है कि आपकी जो समस्या है, आपका जो वो दर्शकों का जो एक सौंदर्य बोध था, दर्शकों का जो एक इमोशन था, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। बाद में ये मैं राजेश खन्ना के दौर तक मैं कहता हूँ, जिस तरीके से एक मध्यवर्गीय युवक के रूप में वो आते थे, जिस तरीके से पारिवारिक उनकी फिल्मों में आपको बहन दिखेंगे, फुआ दिखेगी, मौसी दिखेगी, चाचा दिखेंगे। तो ये जो एक परिवार दिखता था, एक भारतीय समाज दिखता था, वो जोड़ता था। और ये जो हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, ये संस्कृति उसमें फिल्मों में दिखती थी, हमारी आगे की कहानी दिखती थी। बाद के दौर में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, खास करके OTT के बाद, अब सिनेमा को दर्शकों की जरूरत ही नहीं रही। अब बॉक्स ऑफिस किनारे हो गया। अब उसे फर्क नहीं पड़ता, वो उसको पता है कि हमारे दर्शक, उसके मोबाइल में फिल्में हैं, दर्शक जब होगा तब देख लेंगे। जो था कि पहले हफ्ते में, पहले के दौर में जो था कि 25 हफ्ते फिल्में, सिल्वर जुबली फिल्में हुआ करती थी, तो उसमें फुटफॉल गिना जाता था, इतने दर्शक आए। उस समय टिकट दर 2 रुपये होता था। तो दर्शक जितने अधिक आते थे, फिल्में उतनी ज़्यादा लोकप्रिय होती थी, तो अधिक से अधिक दर्शकों को जोड़ने की कोशिश होती थी। बाद में जब मल्टीप्लेक्स आ गए तो हुआ कि छोटे सिनेमा घर बनने लगे, टिकट की दरें 200-250 रुपये हो गई, तो आपको दर्शकों की ज़रूरत कम पड़ गई। तो खास तरह की फिल्में बनने लगी, स्पेशल। हमारे
कुछ एलीट क्लास के लिए अलग बनने लगी, मिडिल क्लास के लिए अलग बनने लगी, और लोअर क्लास के लिए तो फिल्में बननी ही बंद हो गई। जो कि भारत का अधिकांश एक बड़ा समूह है, उसके लिए फिल्में बननी ही बंद हो गई। ओटीटी ने उस पर भी चोट किया, अब उसकी भी जरूरत नहीं रही। तो अब हम अपने दिक्कत है कि हम व्यक्तिगत रूप से यदि हम जो सोचते हैं तो वो समाज हमारे सामने रहता ही नहीं है, हमारे मन में कहानियां बन रही है। हमने तय कर लिया कि हमारे समाज में अब माँ की जरूरत नहीं है, हमने तय कर लिया कि अब बहन तो होती ही नहीं है। अब कितनी फिल्मों में राखी के गीत सुनते हैं, जबकि पहले की फिल्मों में राखी के गीत होते थे अधिकांश फिल्मों में। तो अब है कि धीरे धीरे करके ये हम तय कर लेते हैं, जो फिल्म मेकर हैं वो तय कर लेते हैं। वो इसलिए तय करते हैं कि उन्हें अपने समाज का, समाज से सरोकार उन्होंने नहीं रखा है, वो नहीं जानते हैं। वो आज की पीढ़ी जो हिंदी सिनेमा में खास करके सक्रिय है, वो सेकेंड या थर्ड जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन यश चोपड़ा जो आए थे, वो विभाजन के बाद आए थे, उन्हें जमीन की समझ थी। उनके बच्चे एक एलीट क्लास में पले बढ़े, उनको समाज की समझ ही नहीं है। तो आज की अधिकांश जो फिल्म मेकर हैं वो सेकेंड थर्ड जनरेशन है, उन्होंने जमीन पर पांव ही नहीं रखा है। तो इसलिए आज की जो फिल्में खास करके हिंदी में जो आ रही हैं, जो उसका कारण यही है कि जो हमारे फिल्म मेकर हैं वो हिंदी समाज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे सामने ये संकट है कि जो फिल्में आ रही हैं वो लगता है किसी दूसरे लोग की कहानियां कर रही हैं। तो ये जब तक आप ये चुनौती बन के आ रही है दक्षिण से फिल्में, जी बिल्कुल, तो इसका कारण वही है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने व्यक्ति को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक, जैसे सत्यजीत रे साहब ने सिखाया कि बेहतर हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को, अपने गाँव को, अपने लोगों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, तो इस बात की सार में ये कह सकते हैं कि जो हम ऑडियंस से हम एक कनेक्शन बनाते थे, एक जो फिल्मों के जरिए हम एक संवाद करते थे, जो उनके दिल में जाकर के लगता था कि वो दिल से दिल की बातें हो रही हैं, वो अब नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये सिनेमा बनता है इसलिए था कि हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं। दादा साहब फाल्के ने जब फिल्म बनाने की शुरुआत करी थी तो उन्होंने जो अपने उनके आप बायोग्राफी आप पढ़ें तो उसमें ये स्पष्ट लिखा उन्होंने कि वो एक अंग्रेजी फिल्म देख रहे थे जो कि ईसा मसीह पर बनी थी, और वो फिल्म उन्होंने लगातार वो कई दिनों तक देखते रहे, हर एक 100, 200, 300, उसके बाद कई दिनों तक देखते रहे। और उसके बाद उनके मन में ये आया कि जब हम ईसा मसीह पर्दे पर दिख सकते हैं तो कृष्ण क्यों नहीं दिख सकते हैं। और तो एक मिशन के तहत हुआ है, उनके मन में एक उद्देश्य था कि हमको अपनी कला विधा स्थापित करने हैं और उसमें ये दिखाना है। महबूब साहब आए तो उनके वो एक मिशन था कि मुझे अपनी फिल्मों में ये दिखाना है, हमें दर्शकों को ये बताना है। बिमल राय साहब आए थे तो एक था उनके पास कि हमें दर्शकों को ये बताना है। दर्शकों, अभी के जो फिल्म मेकर्स हैं, ये बाद में आज के दौर में जिस तरीके से वो ये है कि दर्शकों को अब सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम, कि उनसे जितनी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे निकाल सकें। तो एक जो मार्केट का दबाव सिनेमा पर बढ़ गया, उसके कारण जो है सो कहानियाँ कहीं ना कहीं हटती चली गई। और एक जो उद्देश्य था कि दर्शकों से संवाद स्थापित करने का, उससे सिनेमा कदम पीछे खींचते चली गई। बिल्कुल सर, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को पकड़कर लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का काम एक समीक्षक का होता है। आप एक वरिष्ठ समीक्षक हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिल चुका है। हम आपसे एक समीक्षक, एक अच्छे समीक्षक की क्या भूमिका होगी इन सारे परिदृश्यों में, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है, और ये सिनेमा के आरंभिक दौर से ही है कि जब तक ये सभी कला विधा में ये रही है कि सत्यजीत रे साहब भी कहते थे कि समीक्षक जो है वो सिनेमा और दर्शक के बीच का पुल होता है। बिल्कुल। वो पुल जितना ही मजबूत होगा वो उतना ही बेहतर विधा बनेगी। तो समीक्षक का दायित्व तो बनता है कि वो जिस कला विधा में वो काम कर रहा है
उसके बारे में उसको दर्शकों से कनेक्ट करे, उसे खारिज नहीं करे। हमारा ये मानना है कि समीक्षक का दायित्व सिनेमा को, कोई भी सिनेमा को खारिज करना नहीं होता है। दर्शक सिनेमा देखेंगे ही देखेंगे। हम दर्शकों को ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये फिल्म मत देखो, ये फिल्म बुरी है, ये फिल्म अच्छी नहीं है। हम दर्शकों को ये बताना मेरा दायित्व है कि इस फिल्म में आपको ये मिलेगा, इस फिल्म को आप इस नज़रिए से देखें, इस फिल्म में आपको ये बेहतर मिलेगा और ये चीज़ें कुछ गड़बड़ मिलेंगी। तो इसलिए समीक्षक की जो तैयारी है ना, वो बहुत सत्यजीत रे साहब बोलते थे कि बेहतर समीक्षक को निर्देशक से ज़्यादा समझ होनी चाहिए सिनेमा की। अब इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि आप एक ऐसे एग्जामिनर होते हैं जिसको फिजिक्स की भी कॉपी जांचनी है और संगीत की भी कॉपी जांचनी है और हिंदी की भी कॉपी जांचनी है, सोशल साइंस की भी कॉपी जांचनी है। मतलब ऑलराउंडर आपको एडिटिंग भी देखनी है, आपको म्यूजिक भी देखनी है, आपको सिनेमेटोग्राफी भी देखनी है और सब पर आपको जज करना है। तो ये इतना बड़ा दायित्व है समीक्षक का, और तो इसके लिए जो एक पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए। मुझे लगता है समीक्षक बनना, वो आपको सब कुछ जानना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि इस फिल्म में ये सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं है और वो एडिटिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि ये समीक्षक तभी बेहतर कर सकता है जब वो सबसे बड़ी कि वो अपने समाज को समझे, अपने लोगों को समझे, अपने समय को समझे और सिनेमा को उससे कनेक्ट करे। तभी दर्शक तक आप सिनेमा के बारे में सही बातें पहुंचा सकते हैं और दर्शक को एक निर्णय लेने के लिए छोड़ सकते हैं। स्टार देने की बात से मैं बहुत सहमत नहीं हूं। आप सिनेमा को खोल दीजिए, सिनेमा के बारे में बताइए दर्शकों को, दर्शक तय करें कि हमको ये फिल्म, आप एक उदाहरण के तौर पर गोलमाल जैसी फिल्म की आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि गोलमाल देखने के लिए आप जाओगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, इसके बावजूद आप जाना तय करते हो तो आपकी मर्जी। हाँ। बहुत सही। तो ये समीक्षक का दायित्व तो बनता है कि वो समय समाज के परिदृश्य में कला, आपके सौंदर्य बोध के नज़रिए से, सिनेमा के व्याकरण के नज़रिए से कोई फिल्म किस तरीके से आपके सामने आ रही है, आप किस तरीके से उसको देख पाएंगे, उसको खोल करके दर्शकों के सामने रख देना है। एक जो सत्यजीत रे साहब बोलते थे, ब्रिज बनाना। आप दर्शक, सिनेमा से दर्शक को कनेक्ट कर दीजिए, बाकी उन दोनों के बीच छोड़ दीजिए। इसी बीच में अगर हम देखें, अगर हम सिल्वर स्क्रीन की बात करते हैं, 70 mm की बात करते हैं, हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, वहाँ पे दक्षिण भारतीय फिल्में जो हैं उसके दर्शक ज़्यादा हैं। क्या कारण है, क्या वजह है, बतौर समीक्षक आप हमें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि वो फिल्में अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनती, वो तमिल में बने, तेलुगु में, कन्नड़, मलयालम जो भी है, लेकिन उसकी डबिंग हिंदी में हो, डबिंग उसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। क्या वजह है? क्या हमारे हिंदी सिनेमा जगत में अब अच्छे निर्देशक नहीं रह गए, अच्छा कहानी लिखने वाले नहीं रह गए, या अच्छे एक्टर्स नहीं रह गए? हम एक बतौर समीक्षक जानना चाहेंगे आपसे। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो हम लोग, चूँकि आज सत्यजीत रे साहब की बात कर रहे हैं, ये सत्यजीत रे साहब ने ही बताया ना कि हम दर्शक से तभी कनेक्ट करेंगे जब हम अपनी कहानी कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे, अपनी बात करेंगे। हिंदी ने पैन इंडियन बनने के, पैन इंडियन से भी ज़्यादा एक दौर आया था, खास करके करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने के दौर में, कि फिल्में NRI के लिए बन रही थी कि भाई वहाँ के दर्शक देखेंगे तो पूरा ग्लैमरस, पूरा ग्लॉसी, पूरा कलर्स, उसमें लगता था कि ही नहीं कि इस देश की कहानी कही जा रही है। तो ये जो पैन इंडियन या पैन वर्ल्ड बनने के फेरे में जो हमने अपनी स्थानीयता खोई, तो हम अपने दर्शक को उससे गुम करते चले गए, अपनी कहानियां कहनी हम लोगों ने छोड़ दी। दक्षिण ने वो स्वाद बचा करके रखा, जो सीख सत्यजीत रे साहब ने दी कि अपनी कहानी बोलो। तो आप कन्नड़ फिल्में देखें या तमिल फिल्में देखें या तेलुगु फिल्में देखें, उनको अपनी कहानी कहनी आती है, उन्होंने अपनी भाषा में अपनी कहानी कही। हम लोगों ने, हिंदी सिनेमा ने हिंदी भाषा में किसी और लोग की कहानी कही, उसमें हम दिखते ही नहीं थे, उसमें हमारा जो एक बड़ा हिंदी समुदाय था वो कहीं नजर ही नहीं आता था।
इंडिविजुअल्स की कहानी थी। आप हाल के सिनेमा में हाल के मैंने मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों या 20 वर्षों की सिनेमा पर गौर करें तो हिंदी सिनेमा में परिवार जैसी चीज़ खत्म हो गई। उसमें माँ नहीं दिखते हैं, पिता नहीं दिखते हैं, बहन नहीं दिखते हैं, फुआ और चाची तो बहुत दूर की बात है। पहले चाचा के साथ एक रिलेशन दिखता था, चाचा पर कई गाने बने हैं फिल्मों के, अब वो रिलेशन दिखने बंद हो गए। बहन पर कई फिल्में, त्योहार दिखने बंद हो गए, ना दिवाली दिखता है फिल्मों में, ना होली दिखती है। तो ये जो हम लोगों ने अपने हिंदी समाज को दिखाना बंद कर दिया हिंदी सिनेमा ने, तो हिंदी दर्शक ने शुरुआती दौर में तो उसे मजा आया, अरे ये इंडिविजुअल मेरे लिए चीज़ें कही जा रही है, अवैध संबंधों की कहानियाँ, तो ये वो अपराध कथा, तो एक अजीब तरह का जो क्योस हिंदी सिनेमा में हाल के दिनों में दिखा। एक अलग अलग सेक्शंस, चूँकि हम जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब है कि छोटे दर्शक समूह चाहिए। 100 दर्शक सिनेमा हॉल 100 दर्शकों के होने लगे, तो छोटे दर्शक समूह के लिए फिल्में बनने लगी, तो बड़े दर्शक समूह जो खास करके छोटे शहरों में वो कटते चले गए सिनेमा से। लेकिन दक्षिण ने उस आस्वाद को बचा करके रखा। आप देख लें उनकी फिल्में यदि हिट हो रही हैं, बाहुबली इतनी बड़ी हिट हुई, दो और इतनी, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर का कॉन्फिडेंस था। ये उन्हें पता था कि यदि हम ये 300 करोड़ में फिल्म बनाएंगे तो दर्शक हमें 600 करोड़ रुपया वापस करेगा। ये कॉन्फिडेंस हिंदी सिनेमा लैक कर चुकी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके लिए फिल्में बना रही है, उसे अपने दर्शकों का अंदाजा ही नहीं है। दक्षिण उसको अभी फिल्म RRR इतनी बड़ी हिट हुई, वो फिल्म की लागत ही उसमें कहा जाता यह था कि यदि 500 करोड़ से कम की कमाई करेगी वो फिल्म तो फिल्म फ्लॉप मानी जाएगी, जबकि आमतौर पर हिंदी सिनेमा 200-300 करोड़ कमाई करके अपनी पीठ ठोक लेती है। बिल्कुल, तो वो है कि उसका ये आत्मविश्वास था कि ये फिल्म हमारी 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करेगी। तो इसमें आप उसकी कहानी देख लें, उसको पैन इंडियन बनाने की जरूरत नहीं थी। एक दक्षिण भारतीय फिल्म पूरे भारत के साथ संवाद कर रही है। अब एक समय था जो दक्षिण भारत में फिल्में बनती थी तो उसमें नायक वो लुंगी पहन के आता था, वो नहीं दिखता है। उसने पीरियड की कहानी उठाई, उसने हमारी प्राचीन संस्कृति की कहानी उठाई, जिसमें कि पूरे भारत की एक संस्कृति थी। पूरे भारत में एक तरह के लोग धोती पहनते थे, एक तरह के लोग रहते थे, अंगरखा रखते थे। और उसका एक्सेप्टेंस जो है, बाहुबली को जम्मू कश्मीर में भी लोग पसंद कर रहे हैं, कन्याकुमारी में पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहानी। तो ये जो होमवर्क की बात है, हम अपने दर्शकों को किस तरीके से पहचान रहे हैं, हम अपने दर्शकों से किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा ने ये कोशिश बंद कर दी। उसका अपना कॉन्फिडेंस है, उसको लग रहा है कि हम OTT से पैसे ले आए, उसका कारण है कि उसका मिशन सिर्फ एक है कि पैसे कमा लेने हैं। बिल्कुल, पकड़ नहीं बनानी, दर्शकों से कनेक्ट करने का मिशन हिंदी सिनेमा खो चुकी है। उसको दर्शकों से बात नहीं करनी है। दक्षिण भारतीय सिनेमा शुरू से मुझे लगता है जब भी वो फिल्में दर्शकों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, मास ऑडियंस के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, उसका एक बड़ा कारण और भी है। मुझे लगता है ये गौर करने वाली बात है कि दक्षिण भारत में सिनेमा घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदी क्षेत्र की तुलना में मुझे लगता है कि वो 70-80% ज़्यादा है वहाँ सिनेमा घर। तो सिनेमा घर के कारण हुआ है कि उसे दर्शक चाहिए ही चाहिए। यहाँ है कि सिनेमा घर कम है। बिहार जैसे जगह में तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ सिनेमा घर नहीं है। तो सिनेमा घर नहीं होने के कारण उसका अंतिम बनता है कि भाई हम OTT से दर्शकों तक पहुँच जाएं। तो वो उसने अपना मार्केट एक अलग तरह का चुन लिया कि हम OTT के लिए फिल्में बनाएंगे, दर्शक आके देख ही लेंगे। तो दर्शक से सीधा कनेक्शन, जो हम लोग नाटक की बात करते हैं, तो सीधा कनेक्शन दर्शकों से उसका कहीं ना कहीं कटता चला गया हिंदी सिनेमा का। और दक्षिण भारतीय का जो कनेक्शन है दक्षिण भारतीय फिल्मों का, वो फिल्में आज हावी हो रही हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि पैन इंडियन का मुहावरा पूरे भारत में स्वीकार हो रही हैं। उसमें उसकी भाषा का मामला नहीं है।
जिस तरह की वो कहानियाँ उठा रही हैं, जिस तरह की वो बात कर रही हैं, सत्यजीत रे पूरे दुनिया में सराहे गए, पूरी दुनिया में पहचाने गए अपनी कहानियों के साथ। वही स्थिति कमोबेश जो है सो आज दक्षिण भारत की फिल्मों के साथ है। अपनी ज़मीन, अपनी माटी की कहानियाँ वो कह रही है और दर्शक उसे हाथों हाथ उठा रहे हैं। बिल्कुल, वैसे भी प्रकृति हमें बताती है कि जो पेड़ जितनी मजबूती से अपनी जमीन में अपनी जड़ें फैलाता है, उतनी ही खूबसूरती से वो बाहर आकाश में लहराता है। जी हाँ, यहाँ पे दक्षिण भारतीय फिल्मों का जिक्र किया आपने। यहाँ एक बहुत बड़ा जो गैप हम देखने को मिलता है हमें, वो था थिएटर और सिनेमा के बीच में। क्योंकि अभी अगर हम फिल्मों की बात करें, शुरू से जब से फिल्में बननी शुरू हुई है, जितनी मजबूती से थिएटर आर्टिस्ट अपने आप को वहाँ पे पोर्ट्रे करते थे, दिखाते थे दमदार तरीके से, उतना हम शायद एक जो नॉर्मल एक्टर होते थे या जो थोड़ा सीखते सीखते पहुँचते थे, खुद को पॉलिश करते करते उस जगह पहुँचते थे, वो नहीं रख पाते थे खुद को उतनी मजबूती से। थिएटर्स, हिंदी सिनेमा, दक्षिण भारतीय, वर्ल्ड सिनेमा, हम सबकी अगर बात करें तो थिएटर की क्या भूमिका है? देखिए, एक थिएटर एक्टर और सिनेमा के एक्टर का जो फर्क की आप बात बोल रहे हैं, वही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि थिएटर एक्टर का दर्शकों के साथ सीधा कनेक्ट रहता है। वो दर्शकों के साथ को देखता है, वो दर्शक का रिस्पॉन्स उसको पता है। उसको पता है कि हम जो कर रहे हैं, दर्शकों की तालियों से उसे एहसास हो जाता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो वो बेहतर करने की कोशिश करता है वो। और ये जो उसकी तैयारी होती है, ये फिल्मों में भी दिखती है। उसे पता है कि हम ऐसा करेंगे तो दर्शक तालियां बजाएंगे। सामने कैमरा ही होता है, लेकिन उसे लगता है कि हम दर्शकों के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क दे देता है कि जो एक्टर तैयार होते हैं सिर्फ कैमरे के लिए और जो एक्टर तैयार होता है दर्शकों के लिए। तो जो बार बार हम दर्शक, सिनेमा या कोई भी विजुअल मीडियम के लिए हम दर्शकों के महत्व की चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थिएटर और सिनेमा आर्टिस्ट में भी काम आता है। कि आप जैसे ही दर्शक को सामने रख करके सोचने की शुरुआत करेंगे, आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने जज खुद नहीं हो। आप खुद नहीं तय करोगे कि हम बेहतर कर रहे हैं या हम बेहतर कर रहे हैं। जैसे अब हमारे जो सितारे हैं, जो स्टार हम बोलते हैं, उनको ये एहसास हिंदी सिनेमा ने दिया है कि आप खड़े हो जाओगे यही काफ़ी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे स्टार हो। तो ये स्टार सिस्टम ने जो एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आप कुछ ना करोगे तब भी आपकी सूरत बिकती है, आपका चेहरा बिकता है। ये भ्रम हाल के दिनों में सिनेमा ने पूरी तरह खारिज किया। खास करके कोरोना के बाद की बात करें तो जो बंदी का दौर आया, तो उसमें थिएटर से जिस तरीके से दर्शक कटे, तो ये स्टार सिस्टम अपने आप अब दर्शक कहानियां खोजने लगे। और इसका नुकसान OTT ने भी किया उन लोग सितारों को। अब दर्शकों को ये लगता है कि उनके चेहरे देखने हैं तो OTT पर हम देख ही रखते हैं, अपने मोबाइल पर ही देख लेंगे। हम क्यों जाए थिएटर? थिएटर तभी जाएंगे जबकि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएंगे, कुछ बड़ा दिखाएंगे। तो दर्शक जो है वो कहानी की मांग करता है, वैसी कहानी जो लगे कि उस कहानी में उसका भी जिक्र हो रहा है, और अपनी उस जिक्र को देखने के लिए दर्शक जो है थिएटर्स तक जाते हैं, सिनेमा हॉल तक जाते हैं, या OTT प्लेटफॉर्म्स में बिना स्किप किए हुए पूरी फिल्म या पूरी सीरीज को देखते हैं। बहरहाल, आपने इतनी बढ़िया बातचीत और इतनी कह सकते हैं ना बारीकियों से हमें इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को समझाया, एक समीक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि जो फिल्में हैं वो सीधा हमसे संवाद करती हैं, हमसे कनेक्शन बनाती हैं और हम तभी हमारे दिल में बस पाती हैं। जी हाँ, और हमारी ज़िंदगी भी तो बिल्कुल वैसी ही होती है ना, कि अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ वैसा ही बिल्कुल प्यार भरा संबंध स्थापित कर पाते हैं, या उस तरीके से हम कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। जी हाँ, और जीवन को बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहिए। और दर्शकों, ये जो प्यार है, कनेक्शन है, आपका और हमारा भी तो स्थापित किया हुआ है ना। जी हाँ, और इस प्यार को हम लगातार बढ़ाते रहते हैं आपके ख़तों के ज़रिए। तो आपके ख़तों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।